भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 82,000 के पार पहुंच गई है। हम मरीजों के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या में भारत 12वें नंबर पर और चीन 11वें नंबर पर है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 3967 नए मामले सामने आए। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 100 लोगों की जान गई है। हालांकि चीन में अब 78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और सिर्फ 91 एक्टिव मामले बचे हैं, जबकि भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 51,401 है। एक राहत वाली बात यह कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में लगभग 1685 लगभग 1700 लोग वायरस को हराकर पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की पहचान के लिए टेस्टिंग में जोरदार इजाफा हुआ है। रोजाना 92,000 से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और देश में कोरोना वायरस की कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक भारत में रोजाना 92,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। कोरोना संकट के बीच में भारत को वर्ल्ड बैंक ने बड़ी राहत दी है। सरकार की योजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन के पैकेज का ऐलान किया है। यह पैकेज सामाजिक सुरक्षा पैकेज होगा। इससे पहले कोरोना से जंग के लिए भारत को ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $1 अरब की आपातकालीन सहायता राशि देने का ऐलान किया था। वर्ल्ड बैंक के इंडिया हेड जुनैद अहमद ने कहा कि वर्ल्ड बैंक 3 क्षेत्रों में भारत सरकार के साथ भागीदारी करेगा: स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और एमएसएमई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद और मालेगांव जैसे हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 27,425 पहुंच गई है। इसमें नए मरीजों की संख्या 1,602 है। महाराष्ट्र में अब तक 1,019 लोगों की जान कोरोना संक्रमण ने ली है। बीते 24 घंटों में 44 मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल मुंबई का है। संक्रमित मरीजों की संख्या 16,000 के पार है। यहाँ 620 लोगों की मौत हुई है। 1,019 नए केसों में 998 यानी कि लगभग 1,000 केस सिर्फ मुंबई से हैं। बीते 24 घंटे में 25 लोगों ने दम भी तोड़ा है। विदेश से लौट रहे भारतीयों और प्रवासी मजदूरों का भी कोरोना टेस्ट होगा। वापस लौटने पर आइसोलेशन सेंटर में रह रहे प्रवासी लोगों का सैंपल टेस्ट लेकर टेस्ट किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिना लक्षण के बावजूद उनमें कोरोना वायरस के संक्रमण का तो नहीं है। इसके लिए आईसीएमआर की गाइडलाइन जारी की है, जिसके मुताबिक 25 लोगों का सैंपल एक साथ लेकर उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट पूल टेस्टिंग की जाएगी। इससे कम समय में बहुत ज्यादा लोगों को टेस्ट किया जा सकेगा। बीजेपी ने कोरोना के संक्रमण काल में कांग्रेस और ममता बनर्जी पर ओछी सियासत का आरोप लगाया है। मजदूरों के पैदल पलायन पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी शासित राज्यों की सरकारें मजदूरों के लिए चलाए जा रहे श्रमिक ट्रेनों की इजाजत क्यों नहीं दे रही। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर संक्रमण का मजहबी कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। धार्मिक ट्रस्टों के स्वर्ण भंडार को नियंत्रण में लेने के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के सुझाव पर विवाद बढ़ता जा रहा है। 13 मई को सुझाव देने के बाद कल सफाई में चौहान ने कहा कि उनके सुझाव को गलत तरीके से पेश किया गया। चौहान का मानना है कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम तो वाजपेयी सरकार ने शुरू की थी। 2015 में मोदी सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई। इसके बाद कई मंदिरों ने अपना सोना गिरवी भी रखा है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि वो अपने बयान को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई करेंगे। साधु संत वीएचपी बीजेपी ने पृथ्वीराज चौहान के सुझाव पर आपत्ति जाहिर की है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता अपनी संपत्ति के बारे में क्यों कुछ नहीं कहते। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि वक्फ बोर्ड और चर्च के पास भी अपार संपत्ति है, तो फिर कांग्रेस को मंदिरों पर ही नजर क्यों है। बीजेपी ने पूछा कि क्या पृथ्वीराज चौहान का बयान कांग्रेस का आधिकारिक बयान और सोच है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 4:30 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। आज सुबह 9 बजे पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। कोरोना संकट का असर बद्रीनाथ धाम पर भी देखने को मिला है। इस बार बेहद सादगी के साथ कपाट खोले गए। मुख्य पुजारी रावल, धर्माधिकारी भुवनचंद उनियाल, राजगुरु सहित केवल 28 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस दौरान मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोलने से पहले पूरे मंदिर परिसर को सैनिटाइज भी किया गया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से आईपीएल 2020 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। ऐसे में अब अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरे मंडराने लगे हैं।
जब क्रिकेट की वापसी होगी तो आईसीसी समेत सभी बोर्ड के सामने अपने कार्यक्रम समेत खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की चिंता बड़ी होगी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने इस समस्या से उबरने का एक नया तरीका बताया। शास्त्री का कहना है कि हमें वर्ल्ड कप से ज्यादा आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज को तवज्जो देनी चाहिए। सौरव गांगुली की कप्तानी में साल 2004 में पाकिस्तान दौरे पर इरफान पठान ने अपनी स्विंग करती गेंदबाजी से खूब धमाल मचाया था और टेस्ट क्रिकेट में जो है हैट्रिक लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने थे। भारत के इस पाकिस्तान दौरे की कई सारी यादें फैंस के जहन में आज भी कायम है, लेकिन खुद पठान शुरुआती दौर में पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। पठान ने हाल ही में सुरेश रैना के साथ इंस्टाग्राम वीडियो चैट में इस बात का खुलासा किया कि वो शुरुआती दौर में पाकिस्तान दौरे पर बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे और वो भारत में रणजी मैच खेलना चाहते थे। भारत के खिलाफ पिछले साल धमाकेदार डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज काइल जैम्सन को न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया है। यह कॉन्ट्रैक्ट कुल 12 महीने के लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत खिलाड़ियों को बेस सैलरी के साथ मैच फीस का भुगतान भी किया जाएगा। जैम्सन के अलावा साउथ अफ्रीका के जन्मे बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे और लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज अजाज पटेल को भी पहली बार न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस महामारी से हो रही आर्थिक परेशानियों से निपटने के लिए $80 करोड़ का कोष बनाया है। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बॉक ने कहा कि इसके दो हिस्से हैं। $65 करोड़ ओलंपिक स्थगित होने की लागत पर और $15 करोड़ ओलंपिक आंदोलन की सहायता पैकेज के रूप में होगी। स्पिनर हरभजन सिंह टीम के पूर्व कोच ग्रेग चैपल के कार्यकाल को भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा समय मानते हैं। चैपल ने एक फेसबुक पेज पर बातचीत में महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहा था कि उन्होंने धोनी के हर बार गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने के बजाय शॉट को नीचे खेलने की सलाह दी थी। हरभजन ने ट्वीट किया, उन्होंने धोनी को शॉट नीचे रखकर खेलने की सलाह इसलिए दी क्योंकि कोच हर किसी को मैदान के बाहर पहुंचा रहे थे। चैपल ने फाउंडेशन के साथ फेसबुक पेज पर धोनी को लेकर यह भी कहा कि उनका जैसा ताकतवर बल्लेबाज अब तक नहीं देखा। चैपल 2005 से 2007 तक भारतीय टीम के कोच रहे थे। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर फिल्म गुलाबो सिताबो को ओटीटी पर रिलीज करने का ऐलान हुआ है। इस बात से अब थिएटर मालिक नाराज हो गए हैं। बिना प्रोडक्शन हाउस या फिल्म का नाम लिए आइनॉक्स ने ट्विटर पर एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें आइनॉक्स एक प्रोडक्शन हाउस ने के अपनी फिल्म को थिएटर के बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के फैसले की निंदा करता है। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि ऐसा फैसला करना असहज और चकित करने वाला है। प्रोडक्शन हाउस का ये फैसला और आयोनिक्स सभी कंटेंट क्रिएटर्स को थिएटर के रिलीज न छोड़ने का आग्रह करता है। साथ ही हमारे साथ रहें और खिड़की से टिकट खरीदने की पुरानी प्रक्रिया को जिंदा रखें। ये हम सभी के लिए बेस्ट है। कोरोना संकट की इस घड़ी में बॉलीवुड स्टार्स मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। अक्षय कुमार ने मुंबई पुलिस को 1000 रिस्ट बैंड डोनेट किए हैं जिससे कोरोना के लक्षणों को पहचाना जा सकता है। ये रिस्ट बैंड ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और नींद के बारे में ध्यान रखने के साथ चलने और कैलोरी को भी काउंट को चेक करेगा। कोरियोग्राफर और फिल्म डायरेक्टर रेमो डिसूजा ऑनलाइन चैरिटी डांस शो के जरिए लॉकडाउन में संघर्ष कर रहे बैकग्राउंड डांसर्स की मदद करेंगे। रेमो क्रॉस कंट्री ऑनलाइन डांस शो का फंड जुटाएंगे। ये एक इंटरनेशनल शो होगा। इस शो को लॉकडाउन के नियमों का पालन करके रिकॉर्ड किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 20 लाख करोड़ मेगा पैकेज आर्थिक जो पैकेज है उसके तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। सरकार ने किसानों, मछली पालकों, दूध उत्पादकों को ख्याल रखते हुए कई राहतें दी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि किसान आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इससे कृषि उत्पादों के भंडारण क्षमता बढ़ेगी। कोल्ड स्टोरेज, गोदाम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने छोटी फूड कंपनियों को जो असंगठित क्षेत्र से आती हैं उन्हें संगठित करने का ऐलान किया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे 2 लाख फूड कंपनियों को फायदा होगा। ये क्लस्टर आधारित होगा। इससे स्कीम से फूड कंपनियां तकनीकी रूप से मजबूत होंगी और मार्केटिंग और सेल्स बढ़ाने की दिशा में काम कर पाएंगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे बड़ा ऐलान एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में संशोधन को लेकर किया है। खाद्य पदार्थों जैसे तिलहन, दलहन, प्याज, आलू वगैरह को अनियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 65 साल पुराने कानून में बदलाव से किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी। किसी भी प्रोडक्ट स्टॉक लिमिट नहीं होगी, लेकिन राष्ट्रीय आपदा जैसी परिस्थितियों में सरकार दखल देगी। इस बदलाव से किसानों को कम दाम पर अपना माल नहीं बेचना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने मछली पालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। यह रकम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए दी जाएगी। इस रकम से वैल्यू चेन में आ रही दिक्कतों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसमें 11,000 करोड़ रुपए समुद्री और इनलैंड फिशरीज के लिए हैं, जबकि 9,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर खर्च किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज, मंडियों के विकास पर फोकस होगा। साथ ही लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। इस स्कीम के जरिए भारत 5 साल में 70 लाख टन मछली उत्पादन कर पाएगा। मवेशियों को मुंहपका, खुरपका जैसी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए सरकार नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लेकर भी आई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 53 करोड़ मवेशियों के टीकाकरण योजना पर सरकार 13,343 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पशु जब बीमारियों से मुक्त होंगे तो देश में दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार ने पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत दूध उत्पादन के लिए इंडस्ट्री लगाने और पशु चारे का प्लांट खड़ा करने में मदद मिलेगी। सरकार ने हर्बल खेती के प्रमोशन के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस योजना के तहत 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी। इससे 5,000 करोड़ रुपए के करीब आय किसानों को होगी। इस योजना के तहत स्थानीय मंडियों में इसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा। गंगा के किनारे भी हजारों एकड़ में इस पर काम किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए 500 करोड़ रुपए की स्कीम का भी ऐलान किया है। इसमें 2 लाख मधुमक्खी पालकों को फायदा होगा। ग्रामीण किसानों को इससे अतिरिक्त आय कमाने का मौका भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने ऑपरेशन ग्रीन के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्कीम में अब तक सिर्फ टमाटर, प्याज और आलू को ही शामिल किया गया, लेकिन अब इसका विस्तार सभी फलों और सब्जियों के लिए किया गया है। इस स्कीम के तहत ट्रांसपोर्टेशन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी और 50% सब्सिडी स्टोरेज पर दी जाएगी। अभी इसे 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। सफल होने पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। इस स्कीम से किसानों को उनकी फसल की सही कीमत मिल सकेगी। किसानों के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। अभी किसान अपना माल सिर्फ उन्हीं को बेच सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है, जबकि ऐसा किसी दूसरे सेक्टर में नहीं है। इसलिए सरकार ने किसानों को आज़ादी दी है कि वो अपना माल कहीं भी बेच सकें जो उन्हें अच्छी कीमत दे। सरकार किसानों के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइस सपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम लाएगी, जिसके तहत एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें पता चलेगा कि जो उन्होंने बोया है उसके बेचने में कितनी कमाई होगी। लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान कल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कल प्रधानमंत्री का संबोधन तो नहीं होगा, लेकिन सिर्फ गाइडलाइन जरूर जारी की जा सकती हैं। चौथे लॉकडाउन में केंद्र की ओर से राज्यों को ग्रीन जोन में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को चलाने की छूट दी जाएगी, लेकिन कामगारों, मजदूरों को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी राज्यों को करने के लिए कहा जा सकता है। काम करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना जरूरी होगा। कल आने वाली गाइडलाइंस में ट्रेनों को फिलहाल नहीं चलाने का फैसला किया जा सकता है। सिर्फ श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों को ही चलाने की इजाज़त दी जाएगी। स्पेशल ट्रेनों की संख्या और रूट भी बढ़ाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार 18 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने पर भी विचार कर रही है। कुछ चुनिंदा रूट्स पर घरेलू उड़ानें शुरू करने की इजाज़त दी जा सकती है। हालांकि राज्य अभी विमान सेवाएं शुरू करने के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा छोटे और काम करने वाले जैसे हार्डवेयर, बाइक रिपेयर जैसी दुकानों को भी खोलने की इजाज़त मिल सकती है। बात बाजार की हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार करीब फ्लैट बंद हुए हैं। हालांकि पूरे दिन बाजार में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। आखिरी घंटे में रिकवरी दिखाई दी, लेकिन ये रिकवरी भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। आज सेंसेक्स 25 अंक और निफ्टी 6 अंकों की मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 21 अप्रैल के बाद पहली बार 9150 के नीचे बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी को 0.25% का नुकसान हुआ है। आज के कारोबार में एफएमसीजी, मेटल शेयरों को छोड़कर बाकी सभी गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है। निफ्टी बैंक आज 1.25% टूटकर बंद हुआ। पीएसयू बैंक में 1.5% से ज्यादा की गिरावट दिखाई दी। रियल्टी शेयर भी
1.5% टूटकर बंद हुए। इसके अलावा फार्मा, ऑटो, IT शेयरों में भी सुस्ती का आलम रहा। इसके अलावा सोना नए रिकॉर्ड के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। MCX पर सोने का भाव 47,342 रुपए की नई ऊंचाई पर पहुंचा। सोने में इंट्राडे के दौरान 700 रुपए से ज्यादा की तेजी दिखी। MCX पर भी चांदी 46,200 के पार निकल गई। चांदी में 2,000 रुपए से ज्यादा का उछाल दिखा। 2 दिनों में चांदी की कीमतें 3,000 रुपए से ज्यादा बढ़ गई हैं। सरकार की ओर से दी जा रही राहतों के बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बाजार से जुड़े लोगों के लिए कुछ राहतों का ऐलान किया है। दरअसल कोरोना संकट को देखते हुए सेबी ने ब्रोकर्स, ट्रेडिंग मेंबर्स, क्लियरिंग मेंबर्स और डिपॉजिटरीज को कई रियायतें दी। उन्हीं रियायतों को आगे बढ़ाया गया है। क्लाइंट फंड रिपोर्टिंग, शॉर्ट या नो अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन पर लगने वाली पेनल्टी नहीं ली जाएगी। इसके अलावा डीमैट प्रोसेसिंग, नेटवर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के नियमों में रियायत 30 जून तक बढ़ा दी गई है। इसमें रियायतें 17 मई को खत्म हो रही थी। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज उतार चढ़ाव के साथ कारोबार बंद हुआ और अंत में रुपया करीब करीब फ्लैट बंद हुआ। कल की क्लोजिंग के मुकाबले रुपया 1 पैसा कमजोर होकर 75.57 पर बंद हुआ। आज रुपए की शुरुआती तेजी के साथ हुई। रुपया आज 10 पैसे मजबूत होकर 75.46 पर खुला। इस पर आगे भी तेजी जारी रही। ये डॉलर के मुकाबले 75.38 के लेवल पर मजबूत हुआ, लेकिन धीरे धीरे तेजी गायब हो गई। बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए लेकर फरार भगोड़े विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। अब माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी होनी है, यानी 28 दिन में माल्या को भारत लाया जा सकता है। 3 साल की मेहनत के बाद भारत सरकार की ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक, सेबी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई की याचिका पर जारी किया है। इस नोटिस में लॉकडाउन के दौरान NBFCs पर लोन की किश्त लेने पर छूट देने के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। क्रेडाई ने अपनी याचिका में पूछा है कि यह छूट NBFC के मामले में लागू होगी या इसमें बैंकों को सिर्फ छोटे खरीदारों को विचार देने का अधिकार है। मानसून में देरी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून केरल में 1 जून की बजाय 5 जून तक दस्तक दे सकता है, यानी 4 दिन की देरी हो सकती है। इससे पहले मानसून विभाग ने कहा था कि केरल मानसून 1 जून को दस्तक देगा और 11 जून को मुंबई और 27 जून को दिल्ली में पहुंचेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो में छटनी होगी। कंपनी 13% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है। बाकी कर्मचारियों की सैलरी 6 महीने तक 50% की कटौती की जाएगी। आज कंपनी के CEO ने ऐलान किया। इस कदम से करीब 500 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कंपनी ने कोरोना संकट से खड़े हुए हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे लिए आगे भविष्य में इन कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं बचा है।